अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन निस्फ हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है, तो मुआशरे के इतने बड़े सेगमेंट को अगर इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज़ किया जाए तो इसके असरात कितने पॉजिटिव हो सकते हैं, ये देखने के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बांग्लादेश पर ही नज़र डाली जाए तो ये असेस किया जा सकता है कि बांग्लादेश में होने वाली तेज़ इकनॉमिक डेवलपमेंट में एक बड़ा फैक्टर ख़वातीन की वर्कफोर्स के तनासुब का बढ़ना है। अब एक सर्वे ये बताता है कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में ख़वातीन की पार्टिसिपेशन जनूबी एशिया में सबसे कम है, जिसके मुख्तलिफ कॉन्ट्रीब्यूटर फैक्टर्स हैं। स्टैट्स ये बताते हैं कि आउट ऑफ स्कूल बच्चियों की तादाद आउट ऑफ स्कूल लड़कों से 2 मिलियन ज़्यादा है। 26% लड़कियां हैं जो कभी स्कूल जा ही नहीं सकी। फिर यूएन चिल्ड्रन एजेंसी ये बताती है कि पाकिस्तान में 4.6 मिलियन बच्चियों की शादियां 15 साल से पहले और 18.9 मिलियन बच्चियों की शादियां 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती हैं। और फिर एडोलेसेंट प्रेगनेंसीज यानी कम उम्री में बच्चों की पैदाइश ख़वातीन को रिस्ट्रिक्ट करती है कि वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके। तो हम इस सेगमेंट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि जनूबी एशिया के दूसरे ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में ख़वातीन की वर्कफोर्स इतनी कम है, और हुकूमत ख़वातीन को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज करने या उनकी शमूलियत बढ़ाने के लिए क्या पॉलिसी मेजर्स ले सकती है। बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या हर्डल्स नज़र आती हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो कि ख़वातीन की नहीं देखने में आ रही उस तनासुब से जैसे कि बाकी ममालिक में है? सबसे पहले तो रामीन, आप हमारे इस ग्रुप में वाहिद खातून हैं। आपको आज का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो, और आपके साथ पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितनी भी ख़वातीन हैं उनको मुबारक हो आज का आलमी दिन। देखिए, इकबाल ने कहा कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, यानी कायनात की जो तस्वीर है उसमें जो रंग है वो ख़वातीन की वजह से है। मेरे नबी ने फरमाया कि औरत के कदमों तले जन्नत है। फिर हमने ये देखा कि माँ पे इतना कुछ लिखा गया और बातचीत हुई और उसमें उसकी इज़्ज़त हुर्मत का ज़िक्र हुआ। फिर हमने बेटियों के बारे में सुना, फिर हमने बहुओं के बारे में सुना, हमने बहनों के बारे में सुना और उनका भाई बहन का प्यार वगैरह देखा। जब हम बात करते हैं ख़वातीन की तो इसमें रामीन वो सारी ख़वातीन आती हैं जो अपने आपने यानी इंट्रो में बताई हैं। अब हमें समझ नहीं आती कि जब हम कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान में ख़वातीन का आलमी साल मनाया जा रहा है, तो क्या वो देही ख़वातीन हैं जो देहातों में रहती हैं, या वो शहरों में रहती हैं, या वो खातून है जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है और उसके बाद वो CEO है किसी की, या वो खातून जो घरों में काम करती है या सड़क पे भीख मांगती है। जब हम हुकूमत की बात करते हैं तो उसमें हमें समझ आती है कि हुकूमत इन सब का कुछ नहीं कर सकती। उस पर तुर्रा ये है कि हमारे यहाँ जब भी ख़वातीन की बात आती है तो फ़ोटो ऑप्स के लिए, बताने के लिए, टीवी की स्क्रीन पे आने के लिए 1-2 गरीब ख़वातीन को बुलाया जाता है। उनसे एक खातून जफ्फी डालती है, खातून मिनिस्टर, और कहती है, सर पे हाथ रखती है कि मैं भी माँ हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं 2 ख़वातीन, और उनके साथ फिर ये है कि उनका हाथ झटक दिया जाता है और उनसे कहा जाता है अगली दफ़ा आए तो ज़रा कपड़े अपने साफ करके आए। ये वो पैराडॉक्स है, ये वो तजाद है हमारे मुआशरे में। सही देखिए, मेरे फिगर्स जो है ना उसमें जो आपने, बाकी तो आपने सारी बता दी हैं, पाकिस्तान में लगभग 101 मिलियन ख़वातीन हैं टोटल, यानी तकरीबन 10 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा। उसमें 64 मिलियन जो हैं यानी 6.4 करोड़ जो औरतें हैं वो देहातों में रहती हैं, और उसके अलावा ये है कि तकरीबन 37 मिलियन ये जो हैं ये आपके शहरों में हैं। तो कोई भी हुकूमत दुनिया की, पाकिस्तान की नहीं, कोई भी दुनिया की हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी बना ही नहीं सकती ख़वातीन के लिए जो कि इन सब पे यानी मिन हैसुल ख़वातीन जो है वो लागू होती हो। क्योंकि किसी खातून का मसला है कि उसको नौकरी नहीं मिल रही, किसी खातून का मसला है कि उसके बच्चों का खाने का खर्चा नहीं है, कोई खातून ऐसी है जो 4 नौकरियां करती है। यहाँ इस प्रोग्राम में आने से पहले मैंने 2 ख़वातीन से बात की ताकि जरा पता लगे कि आजकल क्या, एक शहरी खातून थी और एक देहात की खातून थी। जरा सुनिएगा, उसके बाद प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं, आपको पता लगेगा कि असल में सूरत हाल इस वक्त क्या है।
जो शहरी ख़वातीन थी उसका मसला ये था कि मेरे भाई मुझे खा गए। दूसरी खातून जो मुझे नजर आई उसने कहा जी मैं 4 नौकरियां करती हूं, मैं सुबह को कॉलेज में फलानी जगह असिस्टेंट हूं, उसके बाद मैं एक पार्लर में जाती हूं, उसके बाद मैं एक सेंटर में जाती हूं जहां पे जाके मैं कपड़े सीती हूं, और शाम को मैं एक हॉस्पिटल में जाती हूं जहां बैठ के मैं कुर्सी पे बैठ के मरीजों की देखभाल करती हूं। मुझे ये बताइए कि कौन सी हुकूमत ऐसी है जो इन दोनों खवातीन के इंडिविजुअल मसाइल की तरफ तवज्जो देगी? तो बाकी निकलता क्या है? उसमें सिर्फ 2 बातें करूंगा। हुकूमत के लेवल पे आप ये कर सकते हैं कि कम से कम खवातीन जो हैं उनको उनके हुकूक मांगने ना पड़े, कि मैं चूंकि खातून हूं मुझे मर्दों ने देना है हक, तो उसको मांगना ना पड़े। यू हैव टू मेक श्योर, और ये जो है ये कोई भी हुकूमत इसको इंश्योर करे कि उन दोनों में वो ना हो। और दूसरा कि आप मुआशरे की तरफ देखते हैं, मुआशरा कर सकता है, ये माइंडसेट चेंज करने की बात है जी। अब उसमें आप देखेंगे, आप यानी आपने भी की होगी जॉब यहां कहीं, उसमें होता है जी हमें तो जॉब मिलती नहीं है जी, वो तो मर्दों की दुनिया है, मर्दों का फलाना। यहां पे आके आपने मुआशरे के माइंडसेट को चेंज करने की बात करनी है। और मेरी तरफ से अगर आप पूछेंगी कि मैं क्या दे सकता हूं किसी खातून को या खवातीन के बारे में क्या होना चाहिए, सिर्फ एक चीज कर लीजिए, यानी तमाम खवातीन के लिए कि आप जितनी भी इज्जत करते हैं अपने साथ रहने वाले खवातीन की, उसमें थोड़ा सा इजाफा कीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर इज्जत में ही इजाफा हो जाएगा, बाकी ये मुआशी तरक्की और उनके मौके और ये सारी बातें बाद में आती हैं। किसी से पूछ लें, वो कहेगी कि जी मुझे इज्जत का मसला है, मेरी तहरीम की जाए, मेरी इज्जत की जाए। और इस मैसेज पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं कि मेरे पाकिस्तान में रहने वाले जो तमाम मर्द हजरात हैं अपने अपने काम करते रहें, जब खवातीन की बारी आए तो ज़रा इज्जत से बात करें, इज्जत से सलूक करें। बात यह है कि बिल्कुल सही कहा, लेकिन खोखली इज्जतें नहीं होनी चाहिए, उस पर अमल पैरा होना चाहिए और नज़र आना चाहिए कोई ठोस इक़दाम करते हुए उससे कोई फ़ायदा भी हो रहा हो। राव खालिद साहब, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के 2 पहलू नज़र आते हैं अगर देखा जाए तो। एक तो ज़ाहिर है मुल्क की तरक्की, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन, लेकिन दूसरा फैक्टर ख़वातीन की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी जो फ़ायदा वो नज़र आ सकता है, क्योंकि स्टैट्स ये बताते हैं कि 32% ख़वातीन फ़िज़िकल वायलेंस से गुजरती हैं इस सोसाइटी में, और 40% वो ख़वातीन हैं जो कि शादीशुदा हैं और अपने घर में अपने पार्टनर से या स्पाउस के हाथों फ़िज़िकल अब्यूज़ या डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। और वो क्यों नहीं निकल पा रही होती? क्योंकि इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा। जी बहुत ये बिल्कुल आपने, हालांकि आलमी दिन है और मुबारक सबको, आप समेत सब ख़वातीन को और मर्दों को इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि अगर जो पूरी दुनिया का जो निज़ाम है अल्लाह ताला ने जिस तरह से बनाया है, जो एक सिलसिला, उसमें जो इंसानी नस्ल जो है वो नापैद हो जाती है अगर औरत का वजूद ना होता, बल्कि होती ना, जो बुनियादी बात है एक। और उसके जो मुख्तलिफ रोल्स, जैसे नजम साकिब साहब ने बताया जिन जिन रोल्स में वो है, हमारे यहाँ बड़ी वाइब्रेंट सोसाइटी रही है। अनफॉर्चुनेटली हम ना रिवर्स गियर लगा चुके हैं उस पर ओवरऑल सारे शोबों में। हमारे यहाँ मोहतरमा फातिमा जिन्ना थी, राना लियाकत अली ख़ान थी, मोहतरमा नुसरत भुट्टो थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, सलमा तसद्दुक़ हुसैन UN में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव, और उन्होंने मेरा ख्याल है पॉपुलेशन और औरतों के हकूक़ के हवाले से बहुत कलीदी किरदार अदा किया। आप कह लें कि वो पायनियर थी इसमें। हमारी अभी वज़ीर ख़जाना जो रिटायर हुई हैं निगरान से, शमशाद अख्तर साहिबा, इस तरह मैं नाम गिनता जाऊँ। अभी हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब आप देख लें, और असेंबली में बैठी हैं ख़वातीन, बड़ी दबंग ख़वातीन, शेरी रहमान साहिबा हैं, उनको हम देख रहे थे अरसे से मुख्तलिफ रोल्स में, जर्नलिस्ट रहीं, उसके बाद वो सियासत में आई। तो इस तरह बहुत है। लेकिन जो आपने बुनियादी तौर पे बात की है, वो ओवरऑल जो सोसाइटी का एटीट्यूड जो ख़वातीन की तरफ है, लड़कियों की तरफ है, औरतों की तरफ है, एज ग्रुप से कता नज़र, हमारे यहाँ जिस किस्म के हम सुनते हैं सानहे और हादसे, उसमें कसूर का आप वाक़या देखें तो उसमें एज फैक्टर काउंट नहीं करता। माइंडसेट जो है एक, जो वो सबसे बड़ा मसला है यहाँ के ऊपर। औरत को काम करने की इजाज़त घर वाले भी दे देते हैं, काम करने जाती भी है, लेकिन जो एक एनवायरनमेंट उसको मिलनी चाहिए। अगर मेरा साथी साके मेरे साथ काम कर रहा है, या नजू साकिब साहब मेरे साथ है, या बाकी जैसे कुलीग मेरे, उस तरह हम क्यों नहीं उनको ट्रीट कर सकते?
हम क्यों नहीं इंसान के तौर पे उनको ट्रीट कर सकते? हम उनको एक डिफरेंट स्पीशी के तौर पे ट्रीट करते हैं, एक शय के तौर पे ट्रीट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी का। बाकी जगह पे भी है, लेकिन वहाँ लोगों ने ओवरकम किया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कानून के जरिए सख्ती करके। हमारे यहाँ ये मसला समहाउ उसमें बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं। अगर कोई पॉइंट आउट हो भी जाता है, कहीं पे कोई ज्यादती है, तो हश कर दिया जाता है, वो खानदान की इज्जत और फलाना फलाना। सही बात है, खानदान की इज्जत बर्बाद हो रही है, इज्जत बढ़ नहीं रही है। कि उस इंसान की इज्जत बर्बाद हो, उसकी इज्जत की बात की जाए कि जिसने वो जुर्म किया है या डिस्क्रिमिनेट किया है, उस खातून की इज्जत की बात शुरू कर दी जाती है जो कि असल में विक्टिम होती है। एग्जैक्टली भाई, मर्द की इज्जत ही बर्बाद हुई, उसने जो हरकत की है उसके बाद उसकी क्या इज्जत है? उसको मुंह काला करे उसका, उसको बताएं सोसाइटी को ये बंदा है जो ये कर रहा है, और जो भी व्हाटएवर जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एक जो कंट्रीब्यूशन है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, उसमें मैं कहूँ मुख्तलिफ हम आप फेजेस से गुजर रहे हैं। हम जब हम नानियों दादियों को देखते थे, खालाओं को देखते थे, इवन माई वाइफ उसने चूज़ किया, पढ़ी लिखी खातून उसने चूज़ किया कि नहीं मैं बच्चों की मैंने परवरिश करनी है, आई एम नॉट गोइंग टू डू जॉब। तो उसने एक रोल अपना मुतय्यन किया और उसको उसने बड़े अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से निभाया। घर को इंटीग्रेट रखने में, फैमिली को इंटीग्रेट रखने में, बच्चों की तरबियत में, हर लिहाज से उसने कंट्रीब्यूट किया। मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन समझता हूँ उसको भी। हमारी नानियों दादियों के तरह फिर एग्रेरियन सोसाइटी में और तरह का कंट्रीब्यूशन है खवातीन का। अब जरा मशीनी दौर आता जा रहा है तो वो कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है। अदरवाइज खवातीन इतनी इंपॉर्टेंट फैक्टर था। आपके यहाँ सबसे जो बेहतरीन फसल है कपास की, अगर खवातीन ना हो वो फसल चुनी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो खास उनको तरीके से चुनना होता था, और उंगलियां पतली होने की वजह से खवातीन और बच्चियां बहुत अच्छे तरीके से उसको चुन लेती थी, और उनको उसमें से चुनाई का हिस्सा मिलता था, चोनिया हम उनको बोलते थे, और वो हिस्सा लेती थी। उनके इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन उस तरह से भी आता था। अब जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती जा रही है, उसमें इकोनॉमिक प्रेशर्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, हम खुशी से नहीं कर रहे। मजे की बात यह है और अफसोस की बात भी है कि हम खुशी से नहीं कर रहे औरत को काम करने की, उसको खुशी से इजाजत नहीं दे रहे। हम इकोनॉमिक प्रेशर्स की वजह से उसको इजाजत दे रहे हैं, और उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि अच्छा जी लेक्चर लग जाए, प्रोफेसर लग जाए, इधर चली जाए उधर, इस किस्म की चीजें। भाई बाकी जो काम मर्द कर रहे हैं, जहां पे बहुत ज्यादा कोई दंड बैठ के नहीं निकालनी, कोई बहुत वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, उसमें भी खवातीन बहुत आगे। ट्रेनर्स, जिम ट्रेनर्स, आप काम करना चाह रही हैं, घर संभालना चाह रही हैं, जैसे आपने बात की आपकी वाइफ के बारे में, प्रो चॉइस है ना, और कौन सा करना चाह रही है और किस तरह करना चाह रही है। जी बिल्कुल, फ्री चॉइस होनी चाहिए। जिस तरह बच्चों को मर्द को होती है, इसी तरह खवातीन को, बच्चियों को उसी तरह मिलनी चाहिए चॉइस। फिर हम कर सकते हैं, और हम इतनी बड़ी आबादी को बिल्कुल साइड पे करके मुल्क भी आगे नहीं जा सकता, ये मुल्क बिल्कुल नहीं चल सकता इस तरह से, अगर हम इतनी बड़ी आबादी को साइड लाइन कर देंगे। सही बात है। साकिब, आपको क्या लगता है, क्या इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में? पार्टिसिपेशन स्टैटिस्टिकली बहुत कम है साउथ एशिया में, पाकिस्तान को अगर देखा जाए, और आपको क्या लगता है कि ग्राउंड लेवल पर भी किस तरह के मेजर्स लेने की ज़रूरत है अपने अपने घरों में, और फिर ज़ाहिर स्टेट लेवल पर किस तरह के पॉलिसी मेजर्स होने चाहिए आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, इस किस्म के मेजर्स लेने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर अगर मवाजना करें, आज अगर आप शहरी जो जगह हैं शहरों का और देहातों का, तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा आज भी आपको डिफरेंस नज़र आएगा। उसकी वजह यह है कि देहाती जो कल्चर है वो अगरचे उसमें को डिजिटलाइज हो रही हैं चीज़ें, वहाँ पे इंफॉर्मेशन का फ़्लो अब पहले की बनिस्बत बहुत ज़्यादा है। लोग ज़्यादा जो है वो पढ़े लिखे भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन तब्दीली जो है वो जिस रफ्तार से आनी चाहिए, ख़ास तौर पर मैं ख़वातीन के हवाले से बात करूँगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एजुकेशन में आगे लेके जाना, उनके लिए स्ट्रगल करना, और मुख्तलिफ जो शोबाए ज़िंदगी हैं उनमें उनको मौके देना, और फ्री वो कोई भी फील्ड जो है वो ज्वाइन कर सके। ये जो देहाती हमारा कल्चर है, हमारा अपना बैकग्राउंड देहाती है, तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे इर्द गिर्द दूर दराज तक भी ऐसा जो माइंड सेट है अब वो उस तरह का अभी तक भी नहीं बना। बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, लेकिन उस तरह का आज तक नहीं बना। अगर देहाती कल्चर की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच होती है कि वो टीचर बना दें बस, या आप किसी लोकल कोई जगह है वहाँ पे रख दें, उससे बाहर निकलने का अभी तसव्वुर भी नहीं है। शहरों में जाकर कोई वो काम कर सकें। मैं
जी, मैं यहाँ पे जुडिशरी के हवाले से ख़ास तौर पर थोड़ा सा फैक्ट्स आपको देने आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमारी जुडिशरी में एक बड़ा इनकलाबी जो है वो तब्दीली आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 3 साल में। जस्टिस आयशा मलिक जो है वो पहली जो है वो खातून जज बनी सुप्रीम कोर्ट की। बड़ी रेजिस्टेंस भी थी क्योंकि वो जो उनकी एक सीक्वेंस था वो तकरीबन 6 या 7वें नंबर पर आ रही थी सीनियरिटी लिस्ट में, तो उनको ऊपर लेके जाने के लिए उसमें बड़ी डिबेट भी उस वक्त जनरेट हुई, लेकिन जुडिशरी ने वो स्टेप लिया। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 जो है वो खातून जजेस हैं। मतलब देखें कि सुप्रीम कोर्ट जो मुल्क की सबसे बड़ी जो है वो अदालत है, उसमें अभी 2021 या 2022 में पहली जो है वो खातून जज आई। पिछला पूरा एरिया जो है वो कहीं पे कभी ऐसा सोचा ही नहीं गया। इसी तरह इस वक्त भी जो बलूचिस्तान की हाई कोर्ट है, जो पेशावर हाई कोर्ट है, फेडरल शरीयत कोर्ट है, यहाँ पर कोई खातून जज नहीं है। इसी तरह जो खवातीन जजेस हैं जो हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, वहाँ पे भी बहुत कम जो है वो तादाद इस वक्त भी मौजूद है। अगर तकरीबन 15 से 17 जो है वो फीसद जो जजेस हैं वो इन जो जुडिशरी है उसमें मौजूद हैं। इसके अलावा एक और चीज़ में जो फैक्टर है कि ख़वातीन की जो इस बहुत अहम मामलात में जो इन्वॉल्वमेंट है, ये एक केस हुआ था इस्लामाबाद में, नूर मुकद्दम का कत्ल केस था, बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। उस केस में जो मेन जो लीड कर रही थी वो आमना बेग थी, सिविल सर्वेंट थी और ऑफिसर थी इस्लामाबाद पुलिस की, तो उनका बड़ा मेजर रोल था। वो बड़ा मैंने इन डेप्थ केस कवर भी किया और उनका पहले दिन जब वहाँ पे मर्डर हुआ, वहाँ पे पहुँचना एक खातून का, तो ये एक उस लिहाज से भी देखा जाता है कि समटाइम ये एक परसेप्शन है कि इतने हार्ड कोर जो काम है वो खवातीन नहीं कर सकती। मेरा ये ख्याल है कि ये जो इस किस्म की केसेस में या इस किस्म की एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्वमेंट हमें नजर आती है इतने बड़े पैमाने पे, तो इट मीन के ये हार्ड कोर काम भी वो कर सकती हैं। हार्ड कोर मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जो एक मर्डर सीन था, उस सीन को अगले दिन जाके देखना, विजिट करना, उस पर इन्वेस्टिगेशन करना, फिर जो पूरा प्रोसेस करना उसको, ये बड़ा मुश्किल काम था। तो वो मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि ये जो एक हमारे यहाँ एक परसेप्शन है जिसको तब्दील करने की जरूरत है, जो ग्रेजुअली हो भी रही है, लेकिन उसका जो बहुत स्लो हो रही है कि हर शोबे में खवातीन अपनी अपनी सलाहियतों के मुताबिक आज भी काम कर सकती हैं। सिर्फ उनको जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है मौके ऐसे बोसीदा देने की ख्यालात जरूरत है। को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि तीन सब कुछ कर सकती हैं अगर उन पर भरोसा किया जाए और उनको मौका दिया जाए। डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के अडियाला जेल में मौजूद लीडरशिप से कुछ मुतज़ाद पॉलिसीज़ सामने आ रही हैं, नए बयानिए, बदलते बयानिए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ ये हिदायत सामने आई कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए, तहरीक अदम एतमाद लेकर आई जाए वज़ीर आज़म के खिलाफ, असम्बली में हुल्लड़बाजी पर भी इत्तेफाक हुआ, मगर दूसरी तरफ 9 मई के वाक़यात पर सज़ाएँ देने का भी मुतालबा किया गया है PTI की जानिब से, और कोर्ट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसके एलामी की भी तायीद की गई है। राव खालिद साहब, अगर हम असेस करें जो भी बयानात PTI की लीडरशिप की तरफ से आ रहे हैं, क्या समझती हैं, मुज़ाहिमत है, मुफाहिमत है, या फिर कुछ कंफ्यूजन ही है? देखिए, एक तो अपोजिशन जो है ना, वो हमारे यहाँ वो आप समझती नहीं कि उसकी कोई जिम्मेदारी है। उसका काम है बस जो दिल में आता है कह दें, जो बयान देना है दे दें। वो अपोजिशन ने हुकूमत को टफ टाइम बयानों के जरिए देना है, अमली तौर पे देना है, किस तरह से करना है, ये सारा सिर्फ बातों की हद तक ही होता है। बाकी अमलन जो है जिम्मेदारी तो हुकूमत की होती है। हमारे यहाँ अपोजिशन जिम्मेदारी नहीं लेती, हालांकि वो शेडो गवर्नमेंट होती है। उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपनी स्ट्रेटजी बाकायदा बना के उसके मुताबिक उनको चलना चाहिए। भले अज़म एतमाद करना है, भले हुकूमत को टफ टाइम देना है, बल्कि हुकूमत को टफ टाइम देने से ज़्यादा ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो एजेंडा या मंशूर अपोजिशन का है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए वो पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं और अपने एजेंडे को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। अवाम की फलाह के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए वो किस तरह से उन चीज़ों को आगे चला सकते हैं। तो बयानबाजी तो ये चलती रहेगी जब तक लीडर बाहर नहीं उनके आते, वो खुद आके अपने ज़ुबानी कुछ नहीं कहते, उस वक्त तक वो ये सिलसिला चलता रहेगा। हर भांत भांत की बोलियाँ सुनने को आपको मिलेगी, हर बंदा अपने जहन के मुताबिक चीज़ को परसीव करेगा।
अपने जहन के मुताबिक उसको आगे मशवरा लीडर को भी देता होगा, उसके जवाब में जो कहते होंगे वो अपने तौर पे उसको इंटरप्रेट करके अपने तौर पे निकल के बयान दे देता होगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अपोजिशन को हिकमत अमली की इसलिए भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हुकूमत की खामियां अल्टीमेटली उसके काम आती हैं। वो कारकर्दगी दिखाए ना दिखाए, जो हुकूमती खामियां होती हैं, जो हुकूमत की बैड परफॉर्मेंस होती है, बैड गवर्नेंस होती है, उसका अल्टीमेट बेनिफिशरी जो है ना वो अपोजिशन होती है। तो इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह की सपोर्ट, अवामी सपोर्ट मिली है पीटीआई को, मेरा ख्याल है उनको बहुत ज़्यादा सीरियस होना चाहिए इन मामलात में। अपने वोटर को इंटैक्ट रखने के लिए, अपनी वोटर बेस बढ़ाने के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए उनको बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी और क्लियर एजेंडे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज वो अपोजिशन में रहते हुए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उस तरह से नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि जब नैरेटिव्स की जंग शुरू होती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका 4, 5, 6 साल से नैरेटिव अच्छा जा रहा है और लोग उससे मुतासर हो रहे हैं और उसको कबूल कर रहे हैं तो वो करते ही चले जाएं। लोगों के अपने मसाइल होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अपना उनका देखने का अंदाज होता है हर दौर में और हर वक्त में। अगर इकनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर आती है, मौजूदा हुकूमत अच्छी गवर्नेंस करती है, अच्छे तरीके से चीज़ों को चलाती है, प्राइसेस को कंट्रोल करती है, जॉब जनरेशन होती है 2-3 साल के अंदर, तो फिर बयानबाजी से अपोजिशन का मसला हल नहीं होगा। फिर उनको ये बताना पड़ेगा कि उनमें और हुकूमत में फ़र्क क्या है बुनियादी तौर पे। इसलिए मेरा ख्याल है इनको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। और एक चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ, हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन पे तवज्जो नहीं दी जाती। बाद में ये रोते हैं फिर बैठ के कि ये हो गया वो हो गया। जब एहतजाज करना होता है या कोई स्ट्रेटजी बनानी होती है या आवाम की हमायत हासिल करनी होती है तो वो ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी, इस वक्त पीटीआई के पास भी मौका है अपोजिशन में होने की वजह से। मियां नवाज शरीफ साहब के पास मौका है बहुत अच्छा, क्योंकि वो अब किसी उस तरह हुकूमती रोल में नहीं है। वो बतौर सदर अपनी पार्टी को दोबारा टेक ओवर कर सकते हैं, उन पर पाबंदियाँ भी नहीं है। वो तकरीबन सारी कदगनें ख़त्म हो चुकी हैं, उनके ऊपर पाबंदियाँ हट चुकी हैं। तो उनको बतौर सदर अपनी पार्टी को दोबारा टेक ओवर करना चाहिए और अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए उनको ये वक्त गुजारना चाहिए। उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, वो देखेंगे उन मामलात को गाइडेंस देते रहे उनको, लेकिन बुनियादी तौर पे उनको सियासी मैदान में जो उन्होंने खोया है, अपना सब कुछ तकरीबन खो चुके हैं, उसको रिवाइव करने के लिए उनको अभी हुकूमत की सपोर्ट भी है, पॉलिसीज़ ऐसी उसमें हों ताकि वो उसकी मदद से रिवाइव कर सके। तो ये एक बहुत ही बुनियादी काम होगा अगर पीटीआई कर लेती है और मुस्लिम लीग नून कर लेती है। पीपल्स पार्टी को भी करना चाहिए, लेकिन वो पता नहीं क्यों सिंध तक अपने आप को महदूद रखने पे बहुत खुश है और वो कोई बाहर निकलने का सोच रही थी। बलूचिस्तान में थोड़ा बहुत करती है फिर वापस चली जाती है, तो सिंध में भी वो 10 इलाकों तक अपने आप को महदूद किया हो। तो ये करने की ज़रूरत है। जहाँ तक पीटीआई की मज़ाहमत की हिकमत अमली है, तो जिस किस्म के मामलात में वो उलझे हुए हैं, जिस किस्म के मुकदमात में वो उलझे हुए हैं, ख़ासतौर पर 9 मई का जो है सारा केस, उसके हवाले से जब तक उनको कोई जो मुख्तदर हल्के हैं जिन पे अटैक हुआ, जिन्होंने उससे सफ़र किया 9 मई के वाक़े से, जब तक उनकी तरफ से कोई सेकंड थॉट नहीं आता या कंसिडरेशन नहीं आती, उस वक्त तक बहुत मुश्किल है उनके लिए कि वो प्रॉपरली उस केस से निजात हासिल कर सके। बाकी शायद तोशा खाना केस में या साइफर केस में, और बाकी वो खुला वाला तो इतना नामाकूल किस्म का और अजीबो गरीब सा केस था, वो तो खैर काबिल जिक्र ही नहीं है, ना काबिल बहस है। तो वो उनसे 9 मई के लिए उनको बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत होगी अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। ठीक है। नजमुल साकिब साहब, एक तरफ ज़ाहिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जो एलामिया सामने आया था, पीटीआई ने उसकी तायीद की है। अब यहाँ पर नज़र आ रही है मुफाहिमती एक सियासत उनकी, मगर सियासी हुकूमत के साथ वो मुज़ाहिमती बयानियाँ अपनाए हुए हैं, मुज़ाहिमत उनकी जानिब से मुसलसल की जा रही है। सियासी लीडरशिप के साथ बैठने को वो अभी भी क्यों तैयार नहीं है? देखिए, इस 9 मई को भी तो 9 माह से ज़्यादा हो गए हैं ना, और इन 9-10 माह में हमने देखा कि सारा कुछ करने के बावजूद, यानी इतनी बड़ी आवाम की मैंडेट लेने के बावजूद, इतनी सपोर्ट लेने के बावजूद
और उसके बाद ये है कि अदालतों में जाने के बावजूद मामलात सीधे नहीं हो रहे। कुछ का तो जिक्र राव साहब ने किया, उसमें मुझे अगर आप पूछेंगी कि पीटीआई को इस वक्त क्या करना चाहिए, ये जो आपने यानी पहले तो सदर की बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए सदर मुमलकत जो है ना वो कोई इतनी ज्यादा अहम पोस्ट मेरे नजदीक नहीं है, और किसी भी सियासी या जो मुआशरती दिमाग रखने वाले, सोच समझ रखने वाले, उसकी वजह ये है कि ये एक रबर स्टैंप यानी बन के रह गई है। एक ऐसा सदर हमने देखा जो अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं बदल सकता। एक ऐसा हमने यानी सदर देखा है जो कि हाल ही में आज ही गए हैं कि वो यानी उनको ईसीपी जैसा छोटा सा इदारा कह रहा है जी मैंने आपकी बात नहीं माननी। तो ये है ऑप्टिक्स की बात कि ये एक आईनी यानी वो चीज है, इसको हमें मिलना चाहिए। और उसमें हमने यानी बैरिस्टर अली जफर का सुना, उन्होंने ये कहा जी कि ये रिजर्व सीट्स का जब तो होता है ना यानी फैसला हो जाता है, अगर हमारे हक में होता है तो हम सदर का इलेक्शन दोबारा करवाने के लिए भी काम करेंगे। ये जो है ना कि ये पीटीआई फंसी हुई कहाँ है, मफाहमत, और ये उसकी 2 वजूहात मुझे समझ में आती हैं। पहली वजह ये है कि उनका लीडर जेल में है और उधर से बात आनी, कभी कोई आके बात कर रहा है, कभी कोई आके बात कर रहा है, समझ नहीं आ रही किसकी बात सुने किसकी ना सुने। दूसरी वजह यह है कि उनकी जो गोट फंसी हुई है, जहां पे आंकड़ा अटका हुआ है, उसकी तरफ जब तक तवज्जो नहीं देंगे, और वो आंकड़ा कहां अटका हुआ है ये मैं भी जानता हूं, ये आप भी जानते हैं। उन्होंने इस 9 मई को कैलेंडर से निकालना है, अच्छा बच्चा बनना है। और अगर उनका ये ख्याल है कि ये सारा कुछ जो है वो जो उन्होंने एक रौ शुरू की हुई है, जो एक सैलाब की सूरत और सुनामी की शक्ल इख्तियार करता, उनके तई नजर आ रहा है कि इससे वो सिस्टम को चेंज कर देंगे, मेरी अक्ल और समझ में ये बात नहीं आती, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने अगर इक्तिदार में आना है, उन्होंने अगर अपना यानी बजाय इसके कि महमूद अचकज़ई साहब को करें, किसी अपने आदमी को उन्होंने खड़ा करना है प्रेसिडेंट के लिए। कसम पुरसी की हालत तो देखिए कि उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, पीटीआई का वजूद सिर्फ रजिस्टर्ड एक पार्टी की हद तक रह गया है। अब यह है कि आप या तो उसूलों की जंग लड़ लें या फिर हुकूमत में आ जाएं। सही बात है। मुझे लगता यह है कि जब तक ये कंफ्यूजन, आपने वो 3 बातें बताई ना, मज़ाहमत, मफाहमत या कंफ्यूजन, मेरे नजदीक ये कंफ्यूजन है। वो इसलिए कि आप एक तरफ एक किनारे होके लगे, या तो ये कहें जी कि हमने सिस्टम के खिलाफ बात करनी है और हमें कोई परवाह नहीं पड़ी हुई कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है, कौन सदर बनता है, कितनी सीटें हमारे पास है, या तो इस पे यानी आप चले तो टिक जाएं, या फिर ये है कि मफाहमत की तरफ आए और बातचीत और समझने की कोशिश करें कि इस वक्त आपकी गोट फंसी हुई कहां पे है। मुझे डर पता है किस बात का है? किस बात का? मुझे डर इस चीज का है कि अगर ये माफी तलाफी पे किसी तरीके से आ भी जाते हैं तो क्या माफ करने के लिए जिन्होंने माफी देनी है क्या वो तैयार हैं कि नहीं, और वो कितने कमिटेड हैं कि इनको आखिर तक देखेंगे। लिहाजा बॉटम लाइन ये निकलती है कि आपने जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को देखा, बर्दाश्त किया पीटीआई ने, जेल के अंदर भी और जेल के बाहर भी, इसी तरह से इंशाअल्लाह लगता यही है कि आसिफ अली जरदारी को आप सदर पाकिस्तान बनते हुए देखेंगे। आप इसको बर्दाश्त करें, जेल में भी और जेल के बाहर भी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साकिब, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जारहाना पॉलिसी है पीटीआई की, दूसरी तरफ उन्होंने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर नामजद किया है। आपको लगता है ये एक स्मार्ट मूव है पीटीआई का? और साथ ही इसका भी जवाब दीजिएगा कि अब सदर की ज़ाहिर कल इलेक्शन होने वाले हैं और मखसूस नशिस्तों का मामला भी लटका हुआ है पीटीआई का, तो क्या कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है? पहली बात तो यह है कि जो मफाहमत, मज़ामत और कन्फ्यूजन की बात हो रही है, मेरा एक ख्याल यह है कि अडियाला जेल से अंदर से जो खबरें आती हैं वो क्योंकि 3 स्टेप्स में मीडिया तक पहुंचती हैं तो उसमें कन्फ्यूजन जो है वो खबर आने में है, मुझे ऐसे लगता है। वहाँ पे अडियाला जेल में जो गुफ्तगू करते हैं इमरान खान साहब, उनकी गुफ्तगू में मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। उसकी वजह यह है कि ये बात भी उन्होंने जो की कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया था वो उसकी तायीद करते हैं। 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि वो सीसीटीवी फुटेजेस देखें कि उन फुटेजेस में कौन आ रहा है, फिर इसकी इंक्वायरी कराएं, फिर जुडिशल इंक्वायरी कराएं, तहकीकात करवाएं। मतलब वो एक मशरूत जो है वो, जिस तरह ये बात वो पहले भी करते रहे हैं, इससे कबल भी इमरान खान साहब,
तो ये एक तो ये है कि मुझे उनकी पोजीशन में तब्दीली नज़र आई। अच्छा, यहाँ तब्दीली जहाँ पे नज़र आई है वो ये है कि कुछ लोग बैरून मुल्क बैठकर जो पाकिस्तानी जो इदारे हैं हमारे, उनके खिलाफ सरेआम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे वो बात कर रहे थे और वो पीटीआई का कहीं ना कहीं नाम इस्तेमाल कर रहे थे। उनको पीटीआई ने बाकायदा तौर पर, जो असद कैसर साहब हैं और शेर अफजल मरवत हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उनको पहली दफ़ा डिसोन किया है। मतलब पिछले तकरीबन 2-2.5 साल में वो कहीं ना कहीं इनका जो नैरेटिव था उसको सपोर्ट करते रहे हैं डिजिटल मीडिया पे। तो उनको जो डिसओन करना है, ये एक सॉलिड स्टेप जो है, मैं ये समझता हूं कि एक पैगाम हो सकता है कि जो मफामत का, कि उनको बाकायदा डिसओन कर दिया है। अब वो वहां बैठ के 100 बातें कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई ने बतौर जमात उनको जो है वो डिस्टेंस कर लिया उनसे। और दूसरी तरफ जो आपने बात की उमर अयूब साहब की, एक तरफ उमर अयूब जो है वो अपोजिशन लीडर बनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की नामजदगी वो कर रहे हैं वो शेर अफजल मरवत जो है उनके नाम पे, और तीसरी तरफ अली अमीन गंडापुर जो जिनके बारे में जब वो नामजदगी उनकी हुई तो ये एक ज़बान ज़दे आम भी बात थी और रिकॉर्ड भी यही है कि वो 9 मई के मुकदमात में भी उनका नाम भी शामिल था है। तो उनको उन्होंने बनाया। तो ये जो चीज़ें साथ साथ सारी जो है वो चल रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो जेल के अंदर बैठी, अच्छा उन्होंने एक और बात भी की, जब ये जिस दिन उन्होंने बात ये की कि मैं जो 9 मई के मुल्ज़मान उनको सज़ा मिलनी चाहिए, साथ ये बात की कि मैं यहाँ पे मरने के लिए तैयार हूँ, जितना मर्जी है आप मुझे जेल में रख लें, मैं तैयार हूँ, बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार हूँ, कोई मुझे मसला नहीं है। तो इट मीन के वो क़यादत जो है वो मुख्तलिफ सोच रही है। दूसरा जो आपका साथ सवाल था कि मखसूस नशिस्तों का मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसका असर पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जो नंबर है सदारती इलेक्शन में महमूद खान अचकज़ई और आसिफ अली जरदारी जो सदारती उम्मीदवार हैं वो बड़ा क्लियर है, उसमें कोई इबहाम नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि कोई 19-20 का कोई फ़र्क है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उसका डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन महमूद खान अचकज़ई की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि इलेक्शन जो सदारती इलेक्शन कल होने जा रहे हैं उनको डिले किया जाए, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है। पंजाब और मरकज़ में कौमी असम्बली में और जो सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके मामलात अभी अदालतों में हैं और 3 हाई कोर्ट्स उनको सुन रही हैं। तो इसलिए ये इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है, तो इसलिए आप सदारती इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दें। ये महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस दरख्वास्त को बहुत को ज़्यादा जो है वो नहीं देखने वाला, क्योंकि इससे कबल भी ये जो है वो पीटीआई की जानिब से ये सवाल उठता रहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन था तब, या स्पीकर कौमी असम्बली का, या डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का, तब भी ये मखसूस नशिस्तों वाले फैसले नहीं हुए थे। लेकिन इसके बावजूद वो इलेक्शंस हो चुके हैं। अब आगे भी यही लगता है कि वो इलेक्शंस होंगे, लेकिन इससे अगला जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्शन तो क्लियर है, चले इनको अगर मखसूस नशिस्तें पीटीआई के जो इनको मिल भी जाती तब भी सदर जो है वो आसिफ अली जरदारी ने ही बनना था। लेकिन जो सेनेट इलेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है कि सेनेट इलेक्शन से पहले वो नशिस्तें क्या वापस मिलेंगी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, या वो नशिस्तें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएंगी, क्योंकि उसकी बुनियाद पर सेनेटर भी बनने हैं। सेनेट इलेक्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवान बाला जो है वहां पे अगर पीटीआई को ये सारी मिल जाती हैं तो इनकी वहां पे अच्छी खासी जो है वो अक्सरियत हो जाएगी सेनेट में, और वो फिर अच्छे तरीके से जो है वो उसको लड़ सकते हैं और अपोजिशन का किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ऐसी बातें भी आ रही हैं कि 2/3 मेजॉरिटी अगर वो सारी मखसूस नशिस्तें जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनके पास चली जाती हैं तो वो फिर 2/3 मेजॉरिटी उनके पास आ जाएगी। तो कोई भी अगर आईनी तरमीम उन्होंने लाना हुई तो उनको कोई रुकावट नहीं होगी, और रुकावट नहीं होगी इसका मतलब ये है कि वो फिर जो अपोजिशन है जो मर्जी करती रहे वो अपना काम जो है वो कर दौड़ेंगे और एक नया सिनेरियो भी बन सकता है। इस लिहाज से जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है कल के इलेक्शन में उसका डायरेक्ट कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होने वाला। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, ब्रेक का स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। इस्तीफ़ा भी काम ना आया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। एलामिया जारी हुआ जिसके मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायज़ा लिया और 9 शिकायत थी जिनका जायज़ा लिया गया और ये जायज़ा इनके आर्टिकल 206 की शिक 6 के तहत लिया गया। मज़ाहिर अली अकबर नकवी इन शिकायत में मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए, फिर उनको जज के ओहदे से हटा देना चाहिए था, ये भी उस एलामी में कहा गया। अब अपडेट ये कि जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। नजमुल साकिब साहब, इंसाफ देने वाले आज इंसाफ के कटहरे में हैं, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है, ये इंसाफ देने वाले इंसाफ के कटहरे में हैं और चूंकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज सर्विस वाले, यानी इन सर्विस हाजिर सर्विस, और उसके बाद चश्मो चिराग उसके, तो मुझे तो लगता है इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब इसमें 2 मेरे पास सवाल पैदा होते हैं जो मैं आपके साथ और आपके नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा। एक दुख की बात है और एक खुशी की बात है। दुख की बात यह है कि इंसाफ देने वाले, जिस तरह आपने कहा कि इंसाफ के कटहरे में हैं, तो फिर इंसाफ किस से मांगेंगे हम, किसकी तरफ देखेंगे? और फिर उसमें चूंकि कुछ प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त है, कुछ पैसों की गड़बड़ है, कुछ बच्चों के बीच में इन्वॉल्वमेंट है और वो सारी डिटेल पढ़ के तकलीफ होती है। खुशी की बात यह है कि लगना शुरू ये हो गया कि कानून सबके लिए बराबर है। ये अलहदा बात है, कानून सबके लिए बराबर है। ये अलहदा बात है कि वो बेचारे इस्तीफा दे चुके थे, इस्तीफा देने के बाद मुअत्तली चेमानी दारद, कुछ समझ नहीं आती कि वो तो जा चुके थे, लेकिन कानून की चूंकि पासदारी करनी थी, उसकी अमल दरामद कराना था, तो उनको किया गया। इसी तरह हमारे सामने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस भी है, तो इस तरह के केसेस चलने शुरू हो गए हैं। लगता है कि हिसाब किताब जो है वो यानी ठीक तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। 2 सवाल मेरे दिमाग में पैदा हुए जब मैंने ये जस्टिस मज़ाहिर नकवी का ये आज की खबर पढ़ी कि जी उनको मुअत्तल कर दिया गया है। मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ महीनों से सुप्रीम कोर्ट अपने ही किए हुए फैसलों को रिवर्स कर रही है। मिसाल के तौर पे मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके खिलाफ जो केसेस थे अच्छे भले ठोक बजा के हुए उनको रिवर्स कर रही है। तो ये सिलसिला कहां तक चलेगा? मेरे ख्याल में रामीन, बुराई को किसी भी सोसाइटी से आप पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते और उसको सिर्फ उसमें कमी की तरफ देख सकते हैं। खत्म तो ये मेरा नहीं ख्याल कि बुराई किसी भी मुआशरे में मुकम्मल तौर पे खत्म हो सकती है। जो करने वाली बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की चीजें करके, इस तरह के प्रेसिडेंट सेट करके हमें एक डायरेक्शन देनी है, एक आम शहरी को ये बताना है कि कानून सबके लिए बराबर है और वो ये नहीं देखता कि कौन किस वक्त किस पोजीशन में था, फलाने का बेटा है, फलाने मिनिस्टर का फलाना था, ये नहीं देखेगा। कानून देखेगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बात आएगी, जो कानून है उसको एक तरह से सबके लिए मुसावी उसकी तशरीह की जाएगी। अल्लाह करे कि ये रविश जो है ये मजबूत कदमों से, मुस्तहकम तरीके से आगे बढ़े। आमीन। राव खालिद साहब, आपको लगता है कि एक अच्छा प्रेसिडेंस है कि अदलिया भी अब एहतसाब के अमल से गुजरेगी और आवाम का यकीन हमारी अदलिया पर मजीद मजबूत और मुस्तहकम होगा? भुट्टो भी जिंदा है और हमारे जस्टिस मुनीर और मौलवी मुश्ताक भी नहीं रहे। मसला ये है हमारे यहाँ कि नज़रिया ज़रूरत जो है वो इस्तेमाल वक्तन फ़वक्तन किया जाता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसी वक्त ही वो इस्तेमाल होता है। ये आप देखेंगे कुछ अर्से बाद ये बिल्कुल उल्ट हो जाएगा सारा। अभी भी उल्ट हुआ है। हमारे यहाँ मारूजी हालात होते हैं जिसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को निशान इबरत बनाना होता है। मैं मिसालें आपको देता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस का फैसला भी हुआ है, ठीक है। मेरे समेत बहुत से जो उनके चाहने वाले थे उस वक्त, जिन्होंने बड़ी मुश्किलें भी काटी, उनकी पोजीशन विंडिकेट हुई है। आई एम सो हैप्पी कि मिलियंस ऑफ पीपल जो उसके प्यार करते थे भुट्टो साहब से, या समझते थे कि वो एक पाकिस्तान के लिए बेहतर लीडर थे और आगे लेके चल रहे थे। ज़रूरत पड़ी तो उनको फांसी पे लटका दिया गया। ज़रूरत पड़ी तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 2 दफ़ा गवर्नमेंट डिसमिस की, नवाज शरीफ की 2 दफ़ा गवर्नमेंट डिसमिस की गई। ज़रूरत पड़ी तो नवाज शरीफ को हटा के मार्शल लगा दिया गया। ज़रूरत पड़ी तो पनामा केस में उनको फारिग कर दिया गया। ज़रूरत पड़ी तो पनामा केस सारा रिवर्स करके उनको बहाल कर दिया गया। वो कैसे ट्रस्ट करें कि जिन लोगों को सजाएं दी जा रही हैं वाकई मेरिट पे दी जा रही हैं, नहीं दी जा रही, और वो कैसे उस परसेप्शन को डेवलप करें सियासतदानों के लिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
वो आपकी जो हिस्ट्री होती है ना किसी बंदे की, किसी इदारे की, किसी मुल्क की, वो आपको बताती है कि आपकी तारीख क्या। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस मुनीर भी नहीं मर रहा है इस मुल्क में। मसला ये है कि वो जिस दिन उसको दफन करेंगे हम, उस दिन जाके मामला सीधे रास्ते पे चलने शुरू होंगे। मैं अभी आपको 500 केसेस बता सकता हूँ हायर जुडिशरी, हाईएस्ट जुडिशरी ने जो बिल्कुल एक दूसरे के उल्ट डिसाइड किए हुए हैं। एक दफ़ा इधर कर दिया, एक दफ़ा उधर कर दिया, एक दफ़ा दरमियान में छोड़ दिया, एक दफ़ा कुछ भी फैसला नहीं किया। बेशुमार केसेस हैं ऐसे हमारे। लेकिन एक इसमें खुश आइंद बात जो है, नजमुल साकिब साहब ने एक निशानदेही की, एक मैं निशानदेही कर रहा हूँ। इसमें खुश आइंद बात यह है कि रिटायर होने के बाद, इस्तीफा देने के बाद अगर आपने कुछ किया है दौरान मुलाजमत, तो आपके पुछ प्रतीत जिसको कहते हैं ना, वो हो सकती है। अगर किसी ने गलत किया है और इतने हाईएस्ट लेवल पे बंदा बैठा है, जितना बड़ा ओहदा है उतनी बड़ी जिम्मेदारी उसकी होती है। उनके हाथ में जिंदगी मौत का फैसला अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट के। अगर वहां पे बैठ के कोई बंदा गड़बड़ कर रहा है, 2 नंबरी कर रहा है, पैसे लेके फैसले कर रहा है, या अनड्यू फेवर दे रहा है, सियासी बुनियादों पे लोगों को फेवर कर रहा है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। असूली तौर पे मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन कल ये असूल और था, आज ये और है, परसों ये और हो जाएगा। ये हमारी तारीख है अदलिया की, और ओवरऑल हमारी मुल्क की तारीख है सियासी तौर पे कि हम हर चौथे दिन हम एक नया खड़ा करके मामला कर देते हैं। अब बल्ले वाला जो मसला था उसके ऊपर जो कुछ हुआ है, सही बात है, कौमी इलेक्शन पे वो नहीं हो रहा। कौमी इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसको नहीं देखा जा रहा उस तरह से जिस तरह बल्ले के इलेक्शन को देखा गया, पार्टी के इलेक्शन को देखा गया। आगे चल के हम देखेंगे ये फिर उल्ट हो जाएंगी, शायद बल्ला बहाल हो जाए और साबित हो कि बिल्कुल उन्होंने ठीक किया था, आज इलेक्शन कमीशन सबसे ऊपर है, कल को बल्ला सबसे ऊपर होगा। तो ये बदकिस्मती है हमारी, मैं कहता हूं इसको ठीक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। साकिब भी बताइएगा कि ज़ाहिर जो इल्ज़ामात लगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कह रहा है कि इल्ज़ाम साबित हो गए, तो अब आगे कैसे प्रोसीड किया जाएगा? इस्तीफा तो वो पहले से दे चुके थे, क्या कोई सजा भी होती है इसके अंदर, क्या होता है? एक तो बड़ा बुनियादी सा पॉइंट है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई होगी। वो इस तरह के अगर कोई जज है, सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई शुरू कर दी और उनको शो काज नोटिस जारी कर दिया। उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया, इस्तीफा दिया और रिटायर हो गए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई शुरू की, लेकिन अभी शोकाज नोटिस नहीं किया, उससे पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया और रिटायर हो गए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और तीसरी सूरत यह है कि एक जो जज है जो रिटायर हो चुका है, उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। ये जो है वो कानून, ये लॉ है। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस पेंडिंग पड़ा हुआ है कि रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। तो उसमें उन्होंने इंटरिम जो ऑर्डर दिया है वो ये है कि जो जज जो शोकाज नोटिस होने के बाद रिजाइन करेगा, रिटायर बेशक वो चला जाए, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये करप्शन के केसेस में बुनियादी तौर पर इनको निकाला गया है। जज और जस्टिस का नाम इनके नाम के साथ नहीं लगेगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये करार दिया है। इसके अलावा इनके हवाले से ख़ास तौर पर जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, ये खुसूसी अदालत बनी थी जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ मरहूम के खिलाफ। उनके जो संगीन गद्दारी केस था आर्टिकल 6 का, उस जो अदालत बनी, अदालत ने सज़ा दी। उसके बाद उस अदालत के बनने को चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में। तो लाहौर हाई कोर्ट में जिस बेंच ने उस अदालत को ही गैर कानूनी करार दिया था, उस बेंच में भी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी थे। और वो जो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले भी गैर कानूनी करार दिया। फिर इसके बाद ये है कि ये पहले जज हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पहले जज हैं जिनको मिसकंडक्ट पर बरतरफ किया गया है। और उनके मराद, पेंशन, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज, जस्टिस, जज, हर चीज जो है वो वापस ले ली गई है उनके मिसकंडक्ट की वजह से। और इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी थे, ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, जैसे पॉलिटिशियन जब उनके ऊपर करप्ट प्रैक्टिसेस साबित होती हैं तो उनको प्रॉपर सजा होती है, कन्विक्शन होती है। इस जजेस के ऊपर ये चीज नहीं लागू होती है? जरा आप शॉर्टली बता दीजिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इस हद तक की सजा दे सकती है। अब अगली एक डिस्कशन शुरू है कि उसका मिसकंडक्ट जो साबित हुआ है, उसने करप्शन की है, पैसे लिए हैं, पैसे लेकर गलत फैसले किए हैं, क्या अलग से कोई फौजदारी कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती? ये एक नई बहस ने जन्म लिया है, क्योंकि पहला सुप्रीम कोर्ट का जज है जिसके खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो हुई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने दायरा इख्तियार तक जो वो कर सकते थे वो उन्होंने कर दिया है। ठीक है। नजमुल साकिब साहब, आज क्या सवालात लेकर आए हैं फिर नाजरीन के लिए? जी शुक्रिया रामीन। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। ज़रूरी सवाल ये है
कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आज सदर नहीं रहे, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दे दिया गया, तो क्या वो अपने प्रोफेशन में वापस जाएंगे, सियासत में वापसी होगी उनकी, या वो किसी गोशा या अफियत में बैठ के तो अपनी सवाने उम्री लिखेंगे? अच्छा, ठीक है। ये तो था आज का ज़रूरी सवाल। आज का गैर ज़रूरी सवाल, देखिए हम सब ने आज इस प्रोग्राम में भी ख़वातीन के आलमी दिन पे बात की है, तो गैर ज़रूरी सवाल ये है कि वो तमाम जुल्म जो कि मर्दों पे औरतों की वजह से होते हैं, तो आज के आलमी दिन पे क्या उन मर्दों पे जो होने वाले जुल्म हैं उनकी भी कोई सुनवाई होगी कि नहीं होगी? जी सर, बिल्कुल सही, आपने बड़ा बुनियादी सवाल उठाया है, लेकिन बात है कि ख़वातीन के आलमी हुकूक़ के दिन जब फेमिनिज़म की बात होती है तो वो ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि माइनॉरिटीज़, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ और मर्दों के लिए भी होता है। इस पर डिस्कशन करने की भी ज़रूरत है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।